राष्ट्रपति के कर्तव्य, कर्तव्यों का निर्वहन कौन सी कंडीशन में, जब राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, खाली हो जाए। खाली होने की तीन ही कंडीशन होती हैं, या तो मृत्यु, या त्यागपत्र, या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो। इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। यदि पद पे बैठे हैं तो बन जाएंगे, पद पे नहीं बैठे हैं तो कोई नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें यदि राष्ट्रपति वो बन रहे हैं तो कितने मैक्सिमम कितने समय के लिए रह सकते हैं, वो 6 माह के लिए। 6 माह में राष्ट्रपति का चुनाव करवाना क्या है, मैंडेटरी है, अनिवार्य इनका चुनाव हो जाना चाहिए। ये अपन उपराष्ट्रपति का पद लाए कहाँ से हैं, अमेरिका से। कहाँ से लाए हैं रे, अमेरिका से। ठीक है, हाँ, उपराष्ट्रपति का पद लाए हैं कहाँ से हैं, अमेरिका से। अमेरिका में इसका उल्टा सिस्टम है। यदि कोई पद राष्ट्रपति का खाली हो गया, जैसे मान लो ये बाइडेन साहब हैं, ठीक है, यदि ये इनकी मृत्यु हो जाती है या इनको वहां से हटा देते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, तो होगा क्या, जैसे मान लो पीछे कार्यकाल रह गया 1.5 वर्ष का, कितने वर्ष का कार्यकाल रह गया रे, 1.5 वर्ष का। तो जो आपके उपराष्ट्रपति वहां हैं वो कितना, कमला हैरिस है अभी, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपना राष्ट्रपति का पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। वहां चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं करवाई जाती है, चाहे एक दिन बाद में ही राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। उनका जो पीछे 6 साल का कार्यकाल रह गया, वो 6 साल का पूरा कंप्लीट कार्यकाल कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, यहाँ 6 महीने में चुनाव करवाने अनिवार्य है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 66 में क्या था रे, शर्तें, योग्यता एंड निर्वाचन। ठीक है, शर्तें, वो भारत का नागरिक हो, फलाना ढिमकाना हो, वो आपको पहले से याद है, 35 वर्ष का हो। ठीक है, आज तक तो कोई एग्जाम में आई नहीं है। निर्वाचन में आपको क्या ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा इनके सभी सदस्य क्या लेते हैं रे, यहाँ भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, इलेक्ट हो चाहे नॉमिनेट हो, दोनों के दोनों यहाँ क्या लेंगे रे, भाग लेंगे। यहाँ एमएलए भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति से उल्टा सिस्टम है थोड़ा सा। राष्ट्रपति में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जिनमें निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो तो राष्ट्रपति की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और सारे के सारे एमएलए भाग लेते हैं, लेकिन वहां मनोनीत सदस्य कोई भी भाग नहीं लेता। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे, जिसमें लोकसभा के मनोनीत सदस्य आज के दिन होते नहीं है। किसके होते हैं, राज्यसभा के कितने, 12। ठीक है, यहां तक की बातें मैंने क्या कर दी थी, आपकी कंप्लीट कर दी थी। आर्टिकल नंबर 67 शुरू करते हैं, जिसमें कार्यकाल तो मैंने आपको लिखवा दिया था। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। किस दिन से रे, शपथ वाले दिन से। जिस दिन से वो ओथ लेता है, ओथ वाले दिन से कार्यकाल शुरू होता है। ठीक है, और ये कल मैंने आपको बता भी दिया था। ये ऑप्शन ऐसे आ जाए कि पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 5 वर्ष और दूसरे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है शपथ से 5 वर्ष। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शपथ से 5 वर्ष। इसके चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। अब देखो रे, इसको हटाने की प्रक्रिया कि भाई उपराष्ट्रपति को कब हटाएंगे। देखो, एक चीज देखना, राष्ट्रपति को हटाने का कारण है संविधान में लिखा हुआ है कि यदि वो संविधान का अतिक्रमण कर लेंगे, ठीक है, तब उन्हें क्या कर देंगे, अपन हटा देंगे। यदि वो संविधान का अतिक्रमण कर लेते हैं तब उन्हें क्या कर देंगे, अपन हटा देंगे। इसके अलावा उन्हें अपन किसी भी कंडीशन में हटा नहीं सकते। उपराष्ट्रपति को हटाने का कारण संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि आप इसको किस कारण से हटाओगे। ठीक है, देखो, अब यदि अब आपको पीछे वाली बातें सारी याद आ रही हैं, तो मैंने जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने राष्ट्रपति में आपको कहा था कि यदि वो संविधान को ऑक्यूपाई कर ले, अतिक्रमण कर ले संविधान का, ऐसा कोई कार्य जो उनको संविधान के अनुरूप नहीं करना चाहिए था उन्होंने कर दिया है, तो संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा। उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी रे, शुरू हो जाएगी। अब वहां आपके पास 3 डेटा थे, 1/4, 14 एंड 2/3। पहले प्रस्ताव को पास कराने के लिए कितने सदस्यों के साइन चाहिए, 1/4। जो इन सदस्यों के 1/4 के साइन हो गए हैं, चाहे किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा करे और चाहे राज्यसभा करे,
जो सदन ये प्रस्ताव लाना चाहती है उसके 1/4 सदस्य, ना कि कंप्लीट के सदस्य, ठीक है, वो प्रस्ताव को क्या करेंगे, साइन करेंगे। साइन करने के बाद में 14 दिन का नोटिस जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। जो ही 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में इसकी क्या होगी रे, चर्चा शुरू होगी, ठीक है। तो जिस सदन ने ये प्रस्ताव पहले पेश किया था 1/4 के साइन से, हाँ जी आपको क्या दिक्कत है दोनों को, कोई दिक्कत है? स्पीड ज्यादा है, ज्यादा आज। हाँ देखो रे, जो 1/4 सदस्य यदि चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, कोई भी इनमें साइन करता है उसी में ही चर्चा शुरू होगी सबसे पहले। जैसे अपन ये मान लेते हैं कि राज्यसभा ने क्या किया था, साइन किए थे, ठीक है, 1/4 सदस्यों ने। अब इन्होंने क्या किया, ये प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। तो ये आरोप लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, इलिगेशन लगाएंगे कि हाँ राष्ट्रपति ने ये कार्य किया है। वो आरोप कितने सदस्यों के द्वारा पारित किए जाएंगे रे, 2/3। और ये भी कौन सा बहुमत है, 2/3, प्रभावी आपका विशेष बहुमत। अभी मैं पीछे वाली कहानी क्यों गा रहा हूं, क्योंकि यहां दौर से बदलाव होंगे, इसलिए आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। ये विशेष बहुमत के द्वारा 2/3 से पारित करेंगे इसको। पारित करने के बाद जैसे राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया, किसके पास जाएगा, लोकसभा के पास। अब लोकसभा क्या करेगी, जो इसने आरोप लगाए थे, किसने, राज्यसभा ने, उस आरोपों की जांच करेगी रे, कि जो रियल में जो आरोप लगाए गए थे वो सही है या गलत है, ठीक है। यदि वो आरोप सही पाए जाते हैं तो इन्हें भी कितने से पास करना पड़ेगा रे, 2/3 से पास करना पड़ेगा। महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। जो ही लोकसभा इसे 2/3 से पास करेगी, राष्ट्रपति ऑटोमेटिक अपने पास से क्या हो जाएगा रे, हट जाएगा, ठीक है। ये बात थी वहां की। अब देखो उपराष्ट्रपति वाली में क्या बात है। उपराष्ट्रपति में पहली बात तो ये प्रस्ताव नहीं है कि वो साइन वाले जो 1/4 का प्रोविजन है ना, यहाँ यहाँ ये प्रोविजन नहीं है। सीधा नोटिस जाएगा राज्यसभा के द्वारा, मैं सीधा बोल रहा हूं राज्यसभा के द्वारा। यहाँ क्या बोल रहा था, चाहे लोकसभा भेजे चाहे राज्यसभा भेजे, यहाँ सीधा नोटिस भेजती है राज्यसभा। तो आपको एक तो ये बात याद रखनी है कि राष्ट्र उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल कहां पेश किया जाएगा रे, राज्यसभा में। इसके अलावा कोई प्रोविजन नहीं है कि इसका प्रस्ताव और कहीं पेश हो जाए, ठीक है। तो ये यहीं पेश होगा। इसको भी उतना ही टाइम देते हैं जितना राष्ट्रपति को देते हैं। कितने दिन का रे, 14 दिन का। यहां साइन नहीं होंगे, सीधा नोटिस जाता है, ठीक है। राज्यसभा से जाएगा, कितने दिन के लिए जाएगा, 14 दिन के लिए। अब होगा क्या, अगले 14 दिन बाद में चर्चा शुरू होगी। चर्चा शुरू होगी तो राज्यसभा सेम बात आरोप लगाएगी, ठीक है, और साथ में जांच भी करेगी, साथ में यही जांच करेगी इसकी, ठीक है। अब होगा क्या, जो ही राज्यसभा ने आरोप लगाए तो यहां उपराष्ट्रपति उपस्थित रहेंगे। उपस्थित के साथ वो अपना पक्ष भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पक्ष रख दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं जब आपको लोकसभा अध्यक्ष पढ़ाऊंगा ना, तब आपको एक बात बोलूंगा कि वो अपना पक्ष भी रखेंगे और वो मत भी करेंगे। यहां मैं एक बात उल्टी बोल रहा हूं, ये अपना पक्ष तो रखेंगे लेकिन यहां इनको मतदान करने की, वोटिंग करने की पावर नहीं है। क्यों नहीं है, कोई कारण बता सकता है इनको। जैसे राष्ट्रपति को भी मतदान करने की पावर नहीं है, इनको भी मतदान करने की पावर नहीं है। क्यों नहीं है, हाँ सदस्य ही नहीं है तो मतदान की पावर आएगी कहां से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति भी लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसी कारण दोनों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। वोटिंग करने का अधिकार उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो क्या हो रे, सदस्य हो, जिस भी हाउस का है उस हाउस में वो सदस्य होना चाहिए, चाहे वो नॉमिनेट हो और चाहे वो इलेक्ट हो, लेकिन सदस्य होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों सदस्य ही नहीं है तो इन दोनों को यहाँ वोटिंग करने की पावर नहीं है, ठीक है। यदि आपके देखो कथन में 1 2 4 कथन में जब क्वेश्चन आया ना ये, तब आपका ये आ सकता है कि क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के दौरान मतदान करने का अधिकार है। तो ध्यान रखना, मतदान करने का यदि बोलता है कि है तो गलत है वो कथन। यदि वो बोलता है कि मतदान करने का अधिकार नहीं है तो वो कथन क्या माना जाएगा, आपका सही माना जाएगा, ठीक है। अब देखो राज्यसभा ने ये प्रस्ताव पेश किया, चर्चा सारी हुई, आरोप लग गए, जांच हो गई, तो इसे 2/3 सदस्यों से क्या कर देगी रे, पारित कर देगी।
अब मैं यहां एक नाम लिख रहा हूं, तत्कालीन। तत्कालीन को इंग्लिश वाले समझ लो प्रेजेंट मेंबर्स। कैसे? अब इन दोनों में फर्क करे। मैं आपको बोलता हूं ना कुल सदस्य, अब देखो तीन नाम आते हैं आपके, बहुमत पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएंगे। टोटल मेंबर्स, तत्कालीन मेंबर्स, ठीक है। इसके अलावा उपस्थित मेंबर्स, जिस दिन प्रेजेंट है उस दिन की बात। इन तीनों में फर्क क्या है पहले ये समझ लो। कुल मेंबर्स का अर्थ है 245, ठीक, ये हो गई। अब तत्कालीन का अर्थ क्या है? तत्कालीन का अर्थ ये है कि जिस दिन ये प्रस्ताव पेश किया जा रहा है ना, उस दिन 3 सीटें खाली हैं। कितनी सीटें खाली हैं? अरे 3। उनके चुनाव होने हैं, जैसे अभी राज्यसभा के चुनाव होने हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 3 सीटें खाली हैं, तो तत्कालीन सदस्य कितने हो गए रे? 242। कितने हो गए? 242। और उपस्थित सदस्य, जिस दिन प्रस्ताव पेश किया जा रहा है उस दिन कितने सदस्य प्रेजेंट हैं? जैसे अपन मान लेते हैं कितने सदस्य प्रेजेंट हैं? 240। तो इन तीनों नामों को समझ लेना। कुल सदस्य का बोलूं तो 245, ठीक है, ये इनका 2/3 होना चाहिए। तत्कालीन सदस्य बोलूं तो जितनी सीटें खाली हैं उनको छोड़कर जितने मेंबर्स बच गए उनका 2/3, ठीक है। और उपस्थित सदस्य तो उनका क्या हो जाएगा? 2/3। जितने उस दिन प्रेजेंट है, जैसे आज आपकी क्लास है इसमें जितने आप प्रेजेंट हो वो उनका 2/3। कुल मेंबर जितने को आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो, ठीक है। और अभी जितनी सीटें खाली रह गई, जैसे इसमें बैठने की व्यवस्था मान लो 100 की है, ठीक है, और अभी एडमिशन कितने हो गए हैं? 90 हो गए हैं। तो तत्कालीन सदस्य कितने हो गए? 90, ठीक है, क्योंकि 10 सीटें क्या अभी भी क्या चल रही हैं? खाली चल रही हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ हो जाएगी। तो 2/3 से क्या करना पड़ेगा? इसे पास करना पड़ेगा। अब बिल किसके पास चला जाएगा रे? लोकसभा के पास। किसके पास जाएगा? लोकसभा के पास। और लोकसभा उसे साधारण बहुमत से पारित करेगी रे। और साधारण बहुमत का तरीका एक ही है, जितने हैं उनसे एक ज्यादा, 50% प्लस 1, ठीक है। जितने आज आप आए हो उनमें से 50% एक साइड कर दो और एक जने को अपनी साइड ले जाओगे तो आपका साधारण बहुमत हो जाएगा कंप्लीट। जैसे मान लो कि लोकसभा में मेंबर कितने बैठते हैं? 543। कितने बैठते हैं रे? 543। उस दिन 400 मेंबर ही आए हैं। कितने मेंबर आए हैं? 400 मेंबर। तो 201 का बहुमत अपने पक्ष में ले लो, आपका बिल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ये होता है साधारण बहुमत, ठीक है। तो ये एक बार याद रख लो, जब आएंगे तब आपको सिलेबस में पढ़ा दूंगा। हाँ, तो ये आपको इसको उठाने की प्रक्रिया होगी। तो दोनों में बदलाव क्या है? देखो यहाँ दोनों को 2/3 से पास करना पड़ रहा था, इसको भी 2/3, इसको भी 2/3। वहां एक को 2/3 से, एक को साधारण से। साधारण का अर्थ होता है रे आधा प्लस एक, जितने उपस्थित है उनका आधा प्लस एक, ठीक है। और विशेष का जब भी ये नाम आ जाए ना कि स्पेशल बहुमत है, स्पेशल मेजोरिटी है, तो आपको 2/3 लेके आना है। उसके आगे कौन से सदस्य लिखे हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। 2/3 में आपको 3 नाम मिल सकते हैं। तत्कालीन मेंबर्स, प्रेजेंट मेंबर्स जो अभी इलेक्शन में बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो कुल मेंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने हैं अपने? 245 है आज के दिन। तो जब भी टोटल मेंबर्स बोले तो इनके माने जाएंगे। और उपस्थित मेंबर्स बोले कि आज के दिन आए कितने हैं, उनका 2/3। तो आपकी बात ये रहेगी। तो ये आपका हो गया उठाने का प्रस्ताव। एक बार यहां तक लिख दो। ऊपर वाली लाइनें तो आपने कल लिख ली थी ना रे? ये यहां तक लिख लिया था। ये नए वाले यहां से लिखना चालू कर दो, इस लाइन से नीचे से। और नए वालों को कोई भी दिक्कत आए तो यूट्यूब चैनल उठाओ, कल वाली क्लास लो पहले। यही सेम क्लास यूट्यूब पे लॉन्च हमेशा अपलोड होती है। सेम क्लास जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये की ये क्लास। तो आपको यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वहां से दूर करो। हाँ, आज जीके क्लास में कैसे? अच्छा, बारिश हो रही है तब हम पे दया हुई। मैं आपको कल एक दिन वो सीएचएसएल का पेपर करवा रहा था ना, 1 तारीख वाला। तो मैंने आपको क्या कहा था कि सिटीजनशिप के आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, हर सीएचएसएल के एग्जाम में आएंगे। कल भी आपके सिटीजनशिप के 2 क्वेश्चन थे कल वाले एग्जाम में।
क्वेश्चन का पता नहीं, मोइन बता रहा था कौन कौन से थे, वो उसने बताए नहीं। जिसको भी सीजीएल वाली अगली एग्जाम निकालनी है 15 साल के पेपर ले आना, अभी बोल रहा हूँ। फिर ये मत करना कि टाइम पे बताया नहीं था। है नहीं मिल रही यहाँ, चौड़ा रास्ता मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलेगी। चौड़ा रास्ता ही मिलेगी। बहुत पुराना राइटर है, अब उसने वो ये जो मार्केट में ऐसी बुकें आती हैं वो निकालना उसने बंद कर रखी हैं। फोटो देखनी पड़ेगी, मैं भेजता हूँ, देखता हूँ, चैनल में डालता हूँ आज। है अब इतना मेरे को पता नहीं कहाँ मिलेगी। किरण वाले की देख लो ना, किरण की भी नहीं मिल रही क्या? 15 साल वाली मिल रही है? 15 साल की? कितने साल की है? अरे मेरे को 15 साल के क्वेश्चन चाहिए पुराने वाले, वो हैं उसमें। 18 से तो मार्केट में हजारों बुक पड़ी हैं। अभी कल वाले पेपर में 2009 के, मोइन को पूछ लेना आप, 2009 के मैथ और रीजनिंग के 8 क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन चेंज ऐसे के ऐसे थे। मैं तभी बोल रहा हूं, यदि एसएससी की एग्जाम निकालनी है 15 साल के क्वेश्चन उठा लाओ, बच जाओगे। अन्यथा तुम्हारे हवा भी नहीं लगने वाली है। इस बार के पेपर थोड़े से इजी है ना, ठीक है? तो इसी कारण कल केट एजेंसी का टेंडर खारिज, कल केट का टेंडर खारिज कर दिया एसएससी ने दोबारा। बोले पेपर ले रहे हो कि मजाक कर रहे हो? अब दोबारा टेंडर निकलेगा, अब किसके पास जाता है वो देखने वाली बात है। केट ने ना टीसीएस नहीं करवाए। हम्म। तभी तो आपके किस कितना अगर 2 लाइनें तो थी, एक रह गई। जल्दी लिख, पढ़ ले, फिर लिखता रहना। लिख लेगा अब? हटा दूं? लिखो आगे। देखो, उपराष्ट्रपति को उठाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में, ये बेहतरीन क्वेश्चन है रे। क्योंकि मैं राष्ट्रपति में क्या लिखाया था आपको, लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पेश हो, ये केवल और केवल किस में जाएगा? राज्यसभा में। नोटिस का दिन दोनों का क्या है रे, बराबर है। उसके भी 14 दिन है, इसके भी कितने हैं? 14 दिन है। चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, ये बात है ना। आप एक बात बताऊं मैं, जिस भी व्यक्ति को हटाने का प्रस्ताव होगा ना, वो कभी पीठासीन नहीं होगा। ये चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का अध्यक्ष हो, चाहे लोकसभा का उपसभापति हो, कोई भी हो, ये बात दिमाग में आज ही फिट कर लेना रे। चाहे सीजेआई को उठा रहे हो, तो सीजेआई मुख्य न्यायाधीश नहीं हो सकता उस दिन। उस दिन तो नहीं हो सकता जिस दिन चर्चा हो रही है। तो इसमें इतने कंट्रोवर्सी मत बनाना कि इनको अलग अलग याद करो। आप एक ही बात याद कर लो, संवैधानिक पद पे यदि कोई व्यक्ति बैठा है, उसको हटा रहे हैं, तो हटाने के दौरान वो पद के ऊपर नहीं रह सकता। उस दिन नहीं रह सकता जिस दिन वो बहस हो रही है, उसके अलावा रह सकता है, लेकिन बहस वाले दिन वो कहीं भी किसी भी कंडीशन में पीठासीन नहीं होगा। ठीक है? किंतु वह सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। वह मतदान में भाग नहीं ले सकता क्योंकि वह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ठीक है? यह प्रस्ताव राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत, प्रभावी बहुमत से क्या करना पड़ता है रे, पारित करना पड़ता है। प्रभावी बहुमत का अर्थ कितना हो गया? 2/3। ठीक है? और यह इसके पश्चात यह बिल कहां जाएगा? लोकसभा में। और लोकसभा इसे किससे पारित कर देगी? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का अर्थ है 50% प्लस 1, एक वोट एक्स्ट्रा मिल जाए। लिख दो। क्योंकि आपकी सीपीओ के एग्जाम में ट्रेंड सही नहीं था क्वेश्चनों का। जैसे इसके पॉलिटिकल के 8-9 क्वेश्चन आ गए, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछ लिए, केमिस्ट्री के पूछ लिए, बायोलॉजी गायब है। ऐसा कुछ एग्जामों में हुआ है? हुआ था? कौन से गायब हुआ? नहीं, जैसे देखो होता क्या है, केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बायो फिजिक्स के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बायो का एक ही आया। ये ट्रेंड नहीं है। ठीक है? तो इसको, इसकी वजह से एसएससी ने इनको खारिज कर दिया है। वैसे एसएससी ने कारण तो दूसरा बताया कि भाई टेक्निकल गिल्स है, उसकी वजह से हम खारिज कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं।
बाकी मैथ के क्वेश्चन तो आप भी बता सकते हो लेवल के आए थे कि नहीं आए थे। लेवल था मैथ के क्वेश्चनों का। क्या बोल रहे हो? अच्छा, ज्यादा आ रहे हैं। पेपर इजी हैं, पेपर हैं के? आप कट ऑफ देखना, आपको कट ऑफ देखते ही पता लग जाएगा। जरूरी नहीं होता, पेपर को मेंटेन करने वाला होना चाहिए। जैसे आईएएस की एग्जाम में कट ऑफ कभी भी आगे नहीं जाती, 45 क्वेश्चन उनका बैरियर है, उससे ऊपर जा ही नहीं सकती वो। गेट की एग्जाम होती है, गेट की एग्जाम में आप शायद 200 का पेपर होता है, जो इंजीनियरिंग करने के बाद में थोड़े एम टेक करने के लिए देते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों से। उसमें 20-22 नंबर ले आए तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। पढ़ने वाले स्टूडेंट तभी फेल होंगे हमेशा जब पेपर सरल आएगा। 100% फेल होंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। पढ़ने वाला तभी बचेगा जब पेपर लिमिट से ज्यादा हार्ड आएगा, क्योंकि लिमिट से ज्यादा हार्ड आएगा ना, तो जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहा था ना, वो तो पेपर पढ़ते ही बोलेगा बोले गए अपन तो वो 10 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत कर देगा चलते ही। लिख दिया रे। हाँ रे, आर्टिकल नंबर 68, 69 एंड 70। देखो एक बार इधर, 68 में तो सेम प्रोविजन है कि उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली हो गया है, उपराष्ट्रपति का पद क्या हो गया है, खाली हो गया है। खाली होने के 3 ही कारण है जो राष्ट्रपति के थे: मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग की प्रक्रिया। इनकी वजह से कोई भी यदि पद खाली हो गया है तो होता क्या है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है रे कि आप 6 महीने में चुनाव करवाइए, 6 महीने मैंडेटरी हैं, इसकी जगह इतने दिन ये कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा कोई यहाँ उल्लेख नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है, जितना जल्दी हो उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाओ और नया उपराष्ट्रपति क्या कर दो, बिठा दो। ठीक है, एक बात मैंने कल आपको बताई थी, दोबारा बता देता हूं, चाहे राष्ट्रपति में कोई नया व्यक्ति बैठ रहा है, चाहे उपराष्ट्रपति में कोई नया व्यक्ति बैठ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो पहले वाले ने 2 साल का कार्यकाल किया, इसने पहले वाले उपराष्ट्रपति ने कितने साल का कार्यकाल किया रे, 3 साल का कार्यकाल किया। अब ऐसा नहीं है कि जो नए उपराष्ट्रपति आएंगे या राष्ट्रपति आएगा, ठीक है, तो इनका जितना कार्यकाल रह गया था उतना कार्यकाल करेंगे ना, अपना कंप्लीट 5 साल का कार्यकाल करके जाएंगे। तो जो भी नए राष्ट्रपति आते हैं पद खाली होने के बाद, उनका कार्यकाल वही शपथ वाले दिन से कितने वर्ष का होता है रे, 5 वर्ष का ही रहेगा। 5 वर्ष के अलावा कभी भी ये चेंज नहीं होगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन बनता है यदि किसी से गलत करवाना हो तो। ये गलत करवाने वाले बताऊं कैसा आएगा इसमें, अगला पूरी कहानी लिखेगा उसमें कि किसी जो अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं उनकी मृत्यु हो गई है और उन्होंने 2 साल का कार्यकाल क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट करने के बाद नए राष्ट्रपति जो निर्वाचित होके आए हैं उनका कार्यकाल टाइम पीरियड कितना होगा। ऑप्शन में पहला ऑप्शन आएगा आपके सामने 3 वर्ष,
और आप इससे आगे नहीं जाओगे, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। ठीक है, और जो मेरे वाले पुराने वाले स्टूडेंट है उनको तो पता है कि जो ये रामायण कहानी गाता है वो ऐसी की ऐसी पेपरों में मिले जाती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक जो क्या नाम है इसके पेपर में आया था, क्या नाम था इसका, ममता यादव ये बता रही थी, कौन सी, श्रवण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। आप तक आज तक क्या पढ़ते आए हो, 10 या 11वां बढ़ा दिया गया है, जबकि श्रवण सिंह समिति ने कितने बताए थे, 8, ऑप्शन में 8 ही था। और किसी भी कोचिंग के नोट्स ले आओ, किसी भी कोचिंग के जो एसएससी की तैयारी करवाते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं जिसमें 8 वर्ष लिखवाया हुआ हो कि 8 ही मूल कर्तव्य बताए थे। ठीक है, तो 69 में क्या है आपकी शपथ किसकी, उपराष्ट्रपति की। ठीक है, एक बात बताओ और एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर बाकी सभी संवैधानिक पदों की शपथ कौन सी शेड्यूल में आती हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड राज्यपाल को छोड़कर बाकी जितने भी संवैधानिक पद रह गए, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, ठीक है, इसके अलावा मेंबर्स, जैसे जो एमपी का चुनाव लड़ता है उसकी, हाँ शेड्यूल थी वो, कौन सी में आती है, तीसरी में। तो शेड्यूल नंबर 3 में बाकी सभी व्यक्तियों में क्या लिखी गई है, अरे शपथ लिखी गई है। एक में तो क्या है आपके राज्यों के नाम, ठीक है, और 2 में क्या है, संचित निधि के ऊपर भारित वेतन। सुप्रीम हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश जब रिटायर हो जाता है तो उसकी पेंशन कहां से दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से है। हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश रिटायर होने के बाद उसकी पेंशन देने का कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कि स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये नोट लगा के लिखवाया था मैंने आपको कि इनका वेतन तो कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जिस दिन ये रिटायर हो जाएंगे तो इनकी पेंशन कहां ट्रांसफर हो जाएगी रे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। और 70 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, अरे कोई बताएगा, पढ़ा के आ गया पहले ही, पढ़ा के आ गया, लिख भी लिया तुमने, तुम्हारे नोट्सों में है। सत्तर कहता है राष्ट्रपति के पद रिक्ति के दौरान कुछ अलग व्यवस्थाएं, अब मैं बताऊं कब पढ़ा के आ गया, रुक जाओ एक बार, तुम्हारे ऐसे समझ में नहीं आएगी। ये लाइन दूसरी है मैं जो लिख रहा हूं। मैंने आपको एक बात बताई थी यदि याद हो तो, राष्ट्रपति जी चल बसे, नहीं रहे, खाली हैं, पद खाली हो गया। उपराष्ट्रपति जी का पद पहले से ही खाली है। देखो कार्यवाहक कौन बनेगा, वर्किंग प्रेसिडेंट कौन बनता है, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद खाली होते ही ये मैंने पहले ही खाली कर रखा है। अब बताओ, हाँ अब देखो, पहले जब संविधान लिखा गया था ना तब एक लाइन लिखी गई थी कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो उसकी जगह वर्किंग प्रेसिडेंट कौन बन जाएगा, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रोविजन नहीं लिखा गया कि ये दोनों का यदि खाली हो जाए तब क्या करोगे, तो उन्होंने एक लाइन लिख के छोड़ दी, तब संसद जाने क्या करना है, तब कौन जाने, संसद जाने, पार्लियामेंट जाने वो किस व्यक्ति को यहां बिठाएगी। ठीक है, तब देखो 69 में 1969 में संसद ने एक व्यवस्था कर दी रे। ठीक है, व्यवस्था में क्या कहा गया, व्यवस्था में यह कहा गया कि यदि प्रेसिडेंट साहब नहीं है और साथ में ही वाइस प्रेसिडेंट का भी क्या हो गया है, पद खाली हो गया है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सीजीआई नियुक्त किए जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे रे, राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेंगे। यदि ये भी नहीं है तब आपको मैंने एक ही नाम बता रखा है, सीनियर जज, कहां का रे, सुप्रीम कोर्ट का। जो भी वरिष्ठतम जज बैठा है वहां,
वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। ये 69 में व्यवस्था की गई थी, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो देखो क्वेश्चन भी आजकल दो तरीके से आते हैं। आपके एसएससी अब तक यहाँ नहीं पहुंची है, लेकिन पहुंच जाए कब पता नहीं है, क्योंकि इस बार बहुमत वाला क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया था। जब ये मैं बहुमत पढ़ाने की आपको सोच ही नहीं रहा था, लेकिन इस बार आ गया तो पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये नहीं है तो इसकी जगह कौन आता है, ये। लेकिन इसका पद खाली है, इसका पद क्या हो गया, अरे खाली हो गया है। तब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई क्या हो जाएंगे यहाँ, कार्यवाहक। ये भी नहीं है, तब कौन हो जाएंगे आपके सीनियर जज। आपको क्वेश्चन क्या कर सकता है कि क्या मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई थी या कौन से आर्टिकल के तहत की गई थी कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हैं तो उनकी जगह कार्यवाहक वर्किंग प्रेसिडेंट कौन होगा। तो ध्यान रखना, ऑप्शन आपको एक ऐसा मिलेगा जिसमें लिखा होगा यह व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी, क्योंकि यह सुविधा कब जोड़ी गई थी रे, 69 में जोड़ी गई थी। अपना मूल संविधान कब लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। और 15 आर्टिकल कब लागू हो गए थे रे, 26 नवंबर 1949 को। कितने लागू हो गए थे, 15 आर्टिकल, जिसमें सिटीजनशिप के, प्रेसिडेंट के और निर्वाचन आयोग के, ये मुख्य आर्टिकल थे जो इसी दिन लागू हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, मूल संविधान के बाद में ये प्रोविजन जोड़े गए हैं। ये क्वेश्चन अब तक बताऊं सबसे बेहतरीन कहां आते हैं, मैं आपको ये बता देता हूं। आपके एग्जाम के जस्ट पास में बैठी है वो, लेकिन आपकी एसएससी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। रेलवे में जो जीके क्वेश्चन आते हैं ना, वो इतने लेवल के आते हैं, आप पढ़ के देख लेना उठा के। जो आरआरबी का एनटीपीसी का पेपर लगेगा ना, उसमें ये लेवल है, एनटीपीसी का ये लेवल है। एनटीपीसी की साइंस के लिए भी आपको साइंस आना अलग से पढ़नी पड़ेगी कंप्लीट। आप एसएससी की साइंस से काम नहीं चला सकते वहां, इतनी खतरनाक साइंस आती है आपकी वहां कि आप ये सोचोगे ये कहां से आ रही है। ये आपके आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 68। यदि उपराष्ट्रपति का पद, तो पद खाली होने के तीन ही कारण होंगे रे, दोनों में मृत्यु, त्यागपत्र या पद से क्या कर दे रे, हटा दे इसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए। इसमें राष्ट्रपति की भांति 6 माह की बाध्यता नहीं है कि 6 महीने में करवाओ, जितना जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा दीजिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही अगले उपराष्ट्रपति का क्या करना चाहिए रे, चुनाव किया जाना चाहिए। ये बताओ रे एक बार, 1 मिनट इधर देखो, पुराने वाले राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है इसमें, 62। आर्टिकल नंबर 62 ये बोलता है कि राष्ट्रपति, पहले वाले राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नया राष्ट्रपति का क्या हो जाना चाहिए, निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो यहाँ आर्टिकल नंबर कौन सी बात बोलता है, 68 बोलता है ये बात कि यदि उपराष्ट्रपति, जो पहले वाला उपराष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है 15 मई को। कब हो रहा है रे, 15 मई को। तो 14 मई तक नए वाला जो उपराष्ट्रपति आने वाला है उसका कार्यकाल क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि कंप्लीट नहीं हुआ, 5 दिन 10 दिन 15 दिन ऊपर निकल गए हैं, तो यही उपराष्ट्रपति उसके पद पर क्या रहेगा रे, बना रहेगा। जैसे सेम प्रोविजन राष्ट्रपति में थे कि यदि राष्ट्रपति का 62 में लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति का चुनाव पहले वाले राष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है। ठीक है, तो 5 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए हैं। ठीक है, चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन टाइम लग रहा है। तो जितने दिन ऊपर जा रहे हैं ना, उतने दिन पहले वाला राष्ट्रपति क्या रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा। ऐसा नहीं है कि कार्यवाहक वाली वर्किंग प्रेसिडेंट वाली प्रोसेस चालू हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है, ये बात दिमाग में रख लेना। 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ है। ठीक है, और अनुच्छेद 70 में अभी जो मैं आपको बता के आया हूं वो प्रोविजन है कि अन्य आकस्मिक स्थितियां ऐसी हो जाएं जब उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, राष्ट्रपति का पद भी क्या हो जाए, खाली हो जाए, तो देश का वर्किंग प्रेसिडेंट उस दिन कौन होगा, लिख दो।
हाँ रे, राष्ट्रपति कंप्लीट हो गया तो राष्ट्रपति की लिस्ट बना ली, जो अब तक राष्ट्रपति बने हैं। नहीं बनाई होगी ना, इतने समझदार तो हो ही नहीं आप। मैंने आपको लिस्ट लिख के भेज रखी है, उसको कॉपी भी नहीं की जा रही आपसे। चैनल में अपनी पीडीएफ पहले ही मैंने भेज दी है, और पीडीएफ का नाम था संविधान से संबंधित कुछ अन्य बातें। ठीक है, उस पीडीएफ को खोलिए, और यदि आपके पास वो पीडीएफ नहीं है तो मैं आपको दोबारा डाल दूंगा आज। ठीक है, उसको खोलिए, उसमें राष्ट्रपति की लिस्ट बनी हुई है, वो राष्ट्रपति की लिस्ट लिख लीजिए। या जैसे आज उपराष्ट्रपति कंप्लीट हो जाए ना, तो दोनों के एक साथ लिख दीजिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ लिख दो। लिखा रे? हाँ। हाँ रे, दो ऊपर वाली लाइन है ना, ये तो अपने मूल संविधान में लिखी गई थी कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य जो वर्क है वो कौन करेगा, तो वो संसद कोई ना कोई प्रावधान करेगी। 69 में संसद ने परमानेंट प्रावधान ही कर दिया कि संसद इसके लिए प्रावधान ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, सीजीआई होता है, वो कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अब जैसे मान लो कायदे से ये भी नहीं है, इसका पद भी रिक्त चल रहा है, तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के, ना कि हाई कोर्ट के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर जज होगा वो क्या करेंगे, इसका वर्किंग कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों प्रोविजन मैं आपको बार बार पढ़ाते आया हूं कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई, सीजीआई भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये हमेशा इसी प्रोसेस में चलेंगे, चाहे किसी में चले जाना आप। यदि कहीं मैं आपको ये लिखवा दूं कि ये कार्य सीजीआई के द्वारा किया जाएगा, सीजीआई नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सीजीआई, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब आपको ये याद रखनी है कि यार मुख्य न्यायाधीश, अगले ने बोल दिया कि मुख्य न्यायाधीश है ही नहीं, तो आपके दिमाग में ये व्यक्ति आ जाना चाहिए, हर जगह यही आएगा उठ के। हाँ जी, कौन बोल रहा है? इतना खतरनाक सर बोला? हाँ, तो यदि मैं जहां भी ये कोई कार्य लिखा है कि ये कार्य सीजीआई के द्वारा कराया जाएगा, अब सीजीआई एब्सेंट हो सकते हैं, या क्या हो सकता है, पद रिक्त हो सकता है। जब यदि पद रिक्त या सीजीआई नहीं है तब ये व्यक्ति उठ के आएगा, और यही व्यक्ति क्या करेगा रे, उस टाइम पे वो बाकी कार्य संपन्न करवाएगा। तो मुख्य न्याय, जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलानी है, नहीं है तो कौन दिलाएगा, ये दिलाएगा बाद में। तो ये चीज आपको दिमाग में फिट करके चलनी है हमेशा, बार बार किसी चीज को रटना नहीं है। कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ममता हिंदी में लिखती है, इंग्लिश में लिखती है?
हिंदी में, इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में कन्वर्ट हो गई। ठीक है फिर। आपके 3 आर्टिकल और बचे हैं, 71, 72 और 73। आर्टिकल नंबर 74 से प्रधानमंत्री आ जाएंगे। ये 71, 72 तो मैंने पढ़ा ही दिया आपको वैसे। आर्टिकल नंबर 72 बता सकता है कोई? बताओ। क्षमा दान सकती है, पार्डन पावर्स प्रेसिडेंट की। लिख दिया। ये जो 3 आर्टिकल हैं इनमें समझाने लायक कोई बात नहीं है। पहला आर्टिकल है 71। 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी परेशानी आई है तो आप उसको यदि चैलेंज करना चाहते हो तो चैलेंज कहाँ करोगे रे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दे देगा वो डिसीजन क्या होगा? अंतिम होगा। उसको आप किसी भी कंडीशन में चैलेंज नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चैलेंज होता कैसे? होगा ही नहीं। होता है। कैसे होता है? जैसे मान लो सिंगल बेंच ने कोई प्रिडिक्शन, इस व्यक्ति का जो बेंच है वो सिंगल बेंच है और इसने प्रिडिक्शन दे दिया है, डिसीजन दे दिया है, तो इसका चेंज अब कहाँ हो जाएगा रे? डबल बेंच पे चेंज होगा। ठीक है, तो होता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने एक बार फैसला दे दिया है इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। और आर्टिकल नंबर 72, क्षमादान की शक्तियां, कि किसी व्यक्ति को माफी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो वो किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास। और आर्टिकल नंबर 73 कहता है कि संघ यानी कौन रे? यूनियन, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट। कार्यपालिका कौन हो गई? एग्जीक्यूटिव, मंत्रिमंडल। अब होता क्या है, कई बार कार्यपालिका को पावर की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है रे। तो कार्यपालिका का पावर है ना, सिर्फ 2 कंडीशन में बढ़ाया जा सकता है, केवल और केवल 2 कंडीशन। पहली कंडीशन है कि ऐसे विषय जिनके ऊपर कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद को है। तो आप कोई भी कानून बना दो और मंत्रिमंडल की शक्ति बढ़ा दो। या दूसरा, मैंने आपको एक बार जब शेड्यूल्स पढ़ाई थी तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि कोई इंटरनेशनल संधि होती है जो टेरिटरी की जाती है, उनमें यदि कोई भारत को कोई शक्ति मिल गई है उसके तहत वो चाहे तो राज्य सरकार के ऊपर भी कानून क्या कर सकती है? बना सकती है। तो वो यदि किसी संधि शक्ति या करार है, फरार नहीं है रे, करार, करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त शक्ति। ठीक है, तो इन 2 कंडीशन पे आप कार्यपालिका क्या कर सकते हो? पावर बढ़ा सकते हो। ये क्वेश्चन आप तक आज तक एक बार आया हुआ है और ये क्वेश्चन ये आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कार्यपालिका की पावर कौन से आर्टिकल के तहत बढ़ाते? तो आर्टिकल नंबर क्या आपका? 73 है। और 2 बात आपको याद रखनी है, 2 विषय हैं, सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर बढ़ा सकते हैं। या तो जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको? पार्लियामेंट को। या किसी संधि के द्वारा भारत सरकार को क्या मिल गई हो रे? शक्ति मिल गई हो। अब संधि सिर्फ देशों से नहीं होती, संधि राज्यों से भी होती है। जैसे राजस्थान सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई संधि कर ली है, ठीक है, जिसके तहत पावर किसको मिल गई है? सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है, मैं आपको बता दूं कैसे। जैसे मान लो राजस्थान है और हरियाणा है, इन दोनों की पीसीएस अलग अलग होती है। पीसीएस का अर्थ हो गया जो इनका कर्मचारी आयोग है, ठीक है वो। जैसे इसका आरपीएससी है,
इसका है HRPSC। ठीक है, ये इन दोनों के आयोग हैं। अब ये दोनों ये चाहते हैं, दोनों राज्य मिलके, कि सर हमारा एक ज्वाइंट कमीशन बना, तो हमसे बार बार एग्जाम नहीं करवाई जाती। तो जो ज्वाइंट कमीशन बनता है ना, वो यूपीएससी के तर्ज पे बनता है। और यूपीएससी की पावर की किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये किसको ट्रांसफर हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये प्रोविजन है, जैसे ये अब एक संधि तो है, ये करार है, लेकिन इसमें राजस्थान और एचआर दोनों बोलने चाहिए कि हाँ हमारा ज्वाइंट कमीशन हमें चाहिए, तभी बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। तो ये आपके यहाँ उपराष्ट्रपति क्या हो जाते हैं? अरे कंप्लीट हो जाते हैं। कोई मेरे को पार्डन की शक्तियां बताएगा? पांचों की पांचों पार्डन पावर्स, पांचों की पांचों कौन कौन सी हैं? कर्म से बताओ। क्षमा, क्षमा में क्या होता है? पूरी तरीके से क्या दी जाती है? माफी दी जाती है। जितनी भी अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन आई थी उस व्यक्ति के लिए, वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। वो व्यक्ति उसी नॉर्मल कंडीशन में वापस चला जाएगा जो वो पहले था। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? लघुकरण। लघुकरण में क्या किया जाता है? जो नेचर होती है, जो दंड दिया गया था उसकी नेचर होती है, उस नेचर को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। जैसे मृत्युदंड था, आजीवन कारावास। ठीक है, कठोर कारावास था, सामान्य कारावास में चेंज कर दिया। जो उम्र है, जो फर्क है आपका, वो नहीं बदलेगा। 10 साल की है तो 10 साल की ही सजा रहेगी, सिर्फ नेचर चेंज हो जाएगा कि कठोर कारावास से क्या कर दिया? सामान्य कारावास। और दूसरी, तीसरी परिहार। तीसरी क्या है? परिहार। परिहार में क्या होगा कि जो एज, जो आपकी जो जितने साल की सजा सुनाई गई थी वो कम होने लग जाएगी। जैसे 10 साल की कठोर कारावास है तो कितने साल की हो जाएगी? 5 साल की कठोर कारावास हो जाएगी। रहेगी कठोर कारावास, नेचर चेंज नहीं होगी। और चौथी क्या है? विराम। विराम में दोनों चीज चेंज होती हैं। उम्र, जो आपकी सजा सुनाई गई थी वो टाइम पीरियड भी कम होता है, और साथ में जो नेचर होती है वो भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को 5 साल का कठोर कारावास है, तो चेंज करके क्या कर देंगे? 3 वर्ष और एंड साधारण कारावास, नॉर्मल कारावास। ठीक है, ये केवल और केवल कितनी कंडीशन में हो सकता है? अरे दो कंडीशन। कौन सी? या तो प्रेग्नेंट वुमेन हो, या क्या हो? व्यक्ति दिव्यांग हो। ठीक है, तो विकलांग हो या कोई भी हो, उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट क्या है? परिविलंबन, कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है, फांसी होने वाली है, तो वो ये अर्जी लगा सकता है कि मेरे को क्षमा याचना की एक बार अर्जी लगाने दीजिए आप, इसके लिए मेरी फांसी को क्या कर दे? कुछ समय के लिए रोक दें। तो उस समय उस मृत्युदंड को रोका जाता है। ये आपके क्या है? 5 शक्तियां हैं, इनको बार बार याद रखना। आपको बस इतना याद रखना है कौन सी शक्ति क्या कार्य करती है। क्षमा में कंप्लीट माफी होती है, लघुकरण में नेचर चेंज होगी, कठोर कारावास से सामान्य कारावास में आ जाएगा, या मृत्युदंड से किस में आ जाएगा? आजीवन कारावास में आ जाएगा। ठीक है, और या इसके अलावा जो आपका परिहार है, परिहार में टाइम पीरियड कम हो जाएगा, नेचर चेंज नहीं होगी। जैसे 10 वर्ष का कठोर कारावास कितने में आ जाएगा? 5 वर्ष में आ जाएगा, लेकिन कठोर ही रहेगा। ठीक है, कठोर का अर्थ हो गया जैसे बेड़िया डाल के रखते हैं ना, वो वाला कठोर कारावास की बात कर रहा हूं। और आपका लास्ट वाला अगला क्या है? विराम। विराम में क्या होता है? नेचर भी चेंज होती है, साथ में टाइम पीरियड भी कम होता है। ये सिर्फ 2 कंडीशन में हो सकता है, कि ऐसे व्यक्ति को सजा सुना दी हो जो दिव्यांग हो, या जो औरत है वो क्या आपकी प्रेग्नेंट है। तो 2 कंडीशन में हो सकता है। और परिविलंबन, कि जिस व्यक्ति को फांसी दी जा रही है, मृत्युदंड दिया हुआ है, उसकी फांसी मान लो कल है, वो क्षमा याचना लगाना चाहता है, तो उसको ये अपना संविधान क्षमा याचना देता है सबको। ठीक है, ये उसके लिए क्या कर देगा? रोक देगा कुछ समय के लिए, कि भाई 10 दिन इसको फांसी नहीं दी जाए, 10 दिन में वो जितनी शक्ति लगाना चाहता है उतनी लगा सकता है। राज्यपाल की पावर भी यही है, लेकिन राज्यपाल 2 कार्य नहीं कर सकता। मृत्युदंड को कंप्लीट माफ नहीं कर सकता। ठीक है, और एक सैन्य कोर्ट होते हैं ना, जो कोर्ट मार्शल के दायरे में आते हैं, ठीक है, उनके ऊपर राज्यपाल सुनवाई नहीं कर सकता। इसके अलावा राज्यपाल वो सारे कार्य कर सकता है क्षमा में जो राष्ट्रपति करता है। कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, आजीवन कारावास कर सकता है, सारे कार्य कर सकता है, लेकिन 2 कार्य नहीं कर सकता। एक तो मृत्युदंड को कंप्लीट माफ नहीं कर सकता, और दूसरा सैन्य कोर्ट के यदि कोई मुकदमे हैं और जिसमें कोई व्यक्ति दोषी पाया गया है, तो वो फैसला सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति सुना सकता है, इसके अलावा किसी की पावर नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल ये फैसला सुनाते समय कभी भी न्यायालय की भांति कार्य नहीं करते हैं, कि वो ये देखते हैं कि इसने क्राइम किया है, कि इसके तथ्य कैसे हैं, वो इन चीजों पे विचार नहीं करते हैं। वो नेचर देखते हैं कि क्षमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस ये 2 ही बातें रखी जाती हैं, उसमें न्यायालय की तरह वो भागीदारी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या हो गए? अरे कंप्लीट हो गए हैं। आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की लिस्ट आपको मैंने चैनल पे भेज रखी है, वो आप लिख देना, क्योंकि उसको मैं यहाँ क्या समझाऊंगा कि पहला राष्ट्रपति ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, वो आपको याद करने हैं।
ठीक है, टाइम पीरियड याद करना रहे उनका। दूसरा, उनमें वो व्यक्ति याद करना जिनके कार्यकाल पूरे नहीं हुए हैं। सबसे पहली बात, जिनके कार्यकाल पूरे नहीं हुए हैं, और कार्यकाल उन्हीं के पूरे नहीं हुए हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। त्यागपत्र किसी ने नहीं दिया है, महाभियोग की प्रक्रिया किसी के ऊपर चली नहीं है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया और त्यागपत्र अब तक तो किसी ने ये दोनों कार्य नहीं किए हैं। मृत्यु हो गई है वो आपको याद करने हैं। ऐसे कुछ कार्य जो विशेष किए गए हैं, जैसे इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे कौन था, ठीक है। आपको देखो सबसे ज्यादा राष्ट्रपति कौन से पूछता है, मैं अभी बता देता हूं आपको, 75 से लेके 2002 के बीच के राष्ट्रपति, क्योंकि इस टाइम पे सरकारें बहुत गिरी हैं, सरकारें बनी और गिरी। तो ये मान लेना कि राष्ट्रपति भी है ना, उनमें कई बार राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए फैसले ना प्रभावित हुए हैं सरकारों में, ठीक है। तो आपको इस टाइम पीरियड के राष्ट्रपति ज्यादा याद रखने हैं। इससे आपको चाहे पहले वाले और बाद वाले आपको याद रहे हैं या ना रहे, उनमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कंप्लीट है। कल शुरू करेंगे आपका प्रधानमंत्री, आर्टिकल नंबर 74। हाँ, ये जो नए वाले हैं, यदि आपकी आज की क्लास में थोड़ी